देखिए, दिल्ली भले ही बाढ़ के हालातों से जूझ रही है, लेकिन आज राजधानी का सियासी पारा गर्म रहने वाला है। देश का सबसे बड़ा गठबंधन एनडीए आज शक्ति प्रदर्शन करने जा रहा है। अशोका होटल में शाम को 5 बजे से बैठक शुरू होगी और रात को 8 बजे से डिनर शुरू होगा। बैठक में 38 दलों के नेताओं के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। बरसात का मौसम ही नहीं, सियासत का मौसम भी खूब गरज बरस रहा है। बेंगलुरु में 26 दलों वाला विपक्ष नया सियासी गुट तैयार करने में जुटा है, तो पिछले 2 आम चुनावों में जीत हासिल करने वाली एनडीए भला पीछे कैसे रह सकती। और इसी के बहाने बीजेपी अपने गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन करने की भी तैयारी कर चुकी है। इस जश्न में बीजेपी समेत 38 दल शिरकत करने जा रहे हैं। पिछले 9 सालों में एनडीए का जो एक व्याप है वो बढ़ा है, स्कोप भी बढ़ा है। एक एनडीए के प्रति एक उत्साह के वातावरण के साथ कार्य को आगे बढ़ाने में सब लोगों ने अपनी रुचि दिखाई है। बैठक में बीजेपी के मौजूदा सहयोगी तो रहेंगे ही, साथ ही नए सहयोगी शिवसेना शिंदे गुट, एनसीपी अजित गुट, पवन कल्याण की जनसेना पार्टी, ओपी राजभर की सुभसपा, जीतन राम मांझी की हम, चिराग पासवान की एलजेपी, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलजेडी भी शामिल रहेंगे। अगले साल अप्रैल मई में संभावित लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की कोशिश एनडीए को नई मजबूत गठबंधन के रूप में पेश करना है। तो देखिए, बेंगलुरु में अपनी रणनीति बनाने जुटे 26 दलों की नजर दिल्ली में होने वाले एनडीए की बैठक पर होगी। विपक्षी दलों की क्या दिशा होगी, रणनीति क्या होगी, यह अभी तक तय होना बाकी है। लेकिन एनडीए पर पलटवार करने में वो पीछे नहीं है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक सियासी गहमागहमी जारी है। दिल्ली में एनडीए की बैठक अभी शुरू नहीं हुई है। बेंगलुरु में अपनी साझा रणनीति बनाने में जुटे 26 विपक्षी दल के नेताओं ने एनडीए पर जोरदार हमला बोला। UPA is there, NDA is also there. Narendra Modi who spoiled the economy of the country. कभी एनडीए का हिस्सा रह चुके नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला भी बीजेपी पर तंज कसने में पीछे नहीं रहे। That suddenly the BJP has found the need to start talking to NDA allies again. Obviously, they realize that the ground is not in their favor. लोकसभा की 80 सीटों वाले सबसे बड़े राज्य यूपी में बीजेपी से अकेले लोहा ले रहे समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी को हराने का दावा ठोक दिया है। मुझे उम्मीद है कि देश की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह हरा करके भेजेगी। इससे साफ है कि अब सियासी सरगर्मी बढ़ने वाली है, जिसकी शुरुआत संसद के मॉनसून सत्र से होने जा रही है। एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ऐसा भी नहीं है। कई पार्टियों में आपसी खींचतान जारी है। एक और चाचा भतीजे की जंग बीजेपी के सियासी समीकरण को बिगाड़ सकती है। भतीजे चिराग पासवान के एनडीए में आने के ऐलान से चाचा पशुपति पारस की नाराजगी साफ तौर से दिखाई दे रही है और अब वो बीजेपी को गठबंधन धर्म की याद दिलाने लगे। चिराग पासवान ने बड़े सधे कदम के साथ एनडीए में वापसी का ऐलान किया। चिराग ने ऐलान करने से पहले गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर क्या बात हुई, ये साफ नहीं हो सका। लेकिन एनडीए में चिराग की वापसी पशुपति पारस को रास नहीं आ रही। एनडीए की बैठक में हिस्सा लेने के लिए भतीजे को मिले न्योता से चाचा गुस्से में लाल हो गए। और हमारा गठबंधन भाजपा से है, न कि चिराग पासवान से। फिर चिराग पासवान कौन होता है दावे करने वाला? वो किस खेत की मूली है जी? बिहार के इन चाचा भतीजे की अदावत तब से चली आ रही जब रामविलास पासवान के निधन के बाद एलजेपी में फूट पड़ी और पशुपति पारस ने पार्टी पर कब्जा कर लिया। साथ ही चिराग अकेले पड़ गए। पारस को मोदी कैबिनेट में जगह भी मिल गई। लेकिन अब दोनों के बीच रार इस बात को लेकर है कि आगामी चुनाव में सीट शेयरिंग कैसे होगी। 2019 में हुए समझौते के हिसाब से चिराग राज्यसभा की 1 सीट और लोकसभा की 5 सीटों की मांग दोहरा रहे हैं, तो पशुपति पारस भी इसी फॉर्मूले को लागू रखना चाहते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। बेंगलुरु बैठक में शरद पवार शामिल होंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की। बैठक के लिए शरद पवार निकल चुके हैं। कल की बैठक में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन आज शरद पवार शामिल होंगे। मुंबई से शरद पवार रवाना हो चुके हैं। तो देखिए, विपक्ष की बैठक और शरद पवार इसका हिस्सा होंगे। हालांकि कल वो शामिल नहीं हुए थे, लेकिन आज कहा जा रहा है कि शरद पवार मुंबई से निकल चुके हैं। 11 बजे से 4 बजे तक ये बैठक होनी है और बैठक में शरद पवार शामिल होंगे। तस्वीरें आपके सामने। तो देखिए, पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो बैठक में शामिल नहीं होंगे, लेकिन अब ये बड़ी खबर सामने। शरद पवार मुंबई से निकल चुके हैं। बेंगलुरु में बैठक चल रही है, आज दूसरा दिन है और आज वो इस बैठक में शामिल होंगे।
तो देखिए, बेंगलुरु में चल रही विपक्षी दलों की बैठक का आज दूसरा दिन है। पहले दिन की मुलाकात और डिनर डिप्लोमेसी में क्या बात हुई, इसका जिक्र किसी ने नहीं किया है, लेकिन आज दूसरे दिन किसी ठोस रणनीति का ऐलान संभव है। आज का एजेंडा क्या रहेगा, इसका एक्सक्लूसिव जानकारी एबीपी न्यूज के पास है, आइए आपको दिखाते हैं। मिशन 2024 के लिए बेंगलुरु में इकट्ठा हुए 26 दलों की बैठक का आज दूसरा दिन है। बैठक के पहले दिन सभी दलों के नेताओं के बीच औपचारिक मुलाकात हुई, रात में डिनर हुआ, लेकिन ये संकेत मिलने लगे हैं कि इनका लक्ष्य क्या होने वाला है। भाजपा को सरकार से अलग करना अनिवार्य है। आज की बैठक में एजेंडा क्या रहने वाला है, इसकी एक्सक्लूसिव जानकारी एबीपी न्यूज को मिली है। 2024 में चुनाव के लिए सब कमेटी का गठन, जो न्यूनतम साझा कार्यक्रम का मसौदा तैयार करे। दूसरी सब कमेटी का गठन, जो साझा रैलियों, सम्मेलनों और आंदोलन कार्यक्रम तय करे। हर राज्य में सीट बंटवारे की प्रक्रिया तय करना, ईवीएम के मुद्दे और चुनाव आयोग को सुधारने के लिए सुझाव मसौदा तैयार करना, गठबंधन संयोजक बनाने पर चर्चा करना, गठबंधन का नया नाम तय करना या यूपीए ही रखने पर सहमति बनाना, प्रस्तावित गठबंधन के लिए एक साझा दफ्तर बनाने पर भी चर्चा करना, बीएसपी और बीजेडी जैसे गैर एनडीए दलों को भी साथ जोड़ने या चुनावी समझौता करने जैसे मुद्दे भी आज का एजेंडा हो सकते हैं। विपक्षी दलों के महाजुटान पर बीजेपी ने तंज कसे। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में बीजेपी नेताओं ने विपक्षी दलों पर जोरदार हमला बोला। नड्डा ने कहा कि विपक्षी गठबंधन स्वार्थ पर टिका हुआ है, उसके पास न कोई नेता है और न ही कोई नीति है। विपक्षी दलों की बैठक हो और उसमें चुनावी रणनीति बनाई जा रही हो तो बीजेपी उन पर पलटवार नहीं करेगी, ऐसा भला कैसे हो सकता है? ये जो ऑपोजिशन के अलायंस है, न तो इनके पास नेता है, न ही नीयत है, न ही नीति है और न ही फैसला लेने की ताकत है। बीजेपी ने ये भी कहा कि इस तरीके के गठबंधन से वर्तमान या भविष्य में देश का कोई भला नहीं होगा। स्वार्थ में, अवसरवादिता में विपक्षी लोगों ने कुशासन को बिल्कुल दरकिनार कर दिया है। विपक्ष की इस बैठक पर बीजेपी चौतरफा हमलावर है। पार्टी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कांग्रेस एक बार फिर विपक्षी दलों को धोखा देगी। 24 के चुनावी चूल्हे पे जो ख्याली खिचड़ी है वो खानदानी खुरचन बन के साबित होगी। बीजेपी सोशल मीडिया के जरिए भी विपक्षी दलों की बैठक पर तंज कस रही है। दिल्ली बीजेपी ने ट्वीट किया है, चोरों की बारात पहुंची बेंगलुरु, मगर सवाल एक, दूल्हा कौन? सियासी सरगर्मी के बीच इस तरीके की बयानबाजी और वार पलटवार का दौर थमने वाला नहीं, बल्कि ये और बढ़ता जाएगा। चलिए न्यूज एंड व्यूज में आगे बढ़ेंगे। नेपाल के रास्ते पाकिस्तान से भारत में दाखिल हुई सीमा हैदर अब सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर है। यूपी एटीएस ने सीमा से कल 8 घंटे पूछताछ की है। सीमा के दोस्त सचिन और उसके पिता से भी एटीएस ने पूछताछ की है। यह पूछताछ आज भी जारी रहेगी और पूछताछ का मकसद ये जानना है कि कहीं कोई जासूसी एंगल तो नहीं है। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर अब यूपी एटीएस की जद में है। एटीएस की टीम ये जानने की कोशिश में जुटी है आखिर वो कौन है, किस मकसद से भारत आई हैं। इसे लेकर करीब 8 घंटे तक कल पूछताछ चली। पहले सीमा हैदर से पूछताछ की गई, उसके बाद सचिन के साथ उनके पिता से भी पूछताछ की गई। नेपाल के रास्ते भारत में अवैध रूप से आई पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर से कई एंगल से पूछताछ की गई। नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत आई पाकिस्तानी मूल की महिला सीमा हैदर, यूपी एटीएस की टीम जो है वो सीमा हैदर को लेकर के नोएडा के सेक्टर 94 स्थित ऑफिस से निकल गई। सीमा नेपाल में जहां जहां गईं, उसका रूट मैप, व्हाट्सएप चैट और तमाम सबूतों के साथ सीमा से सवाल किए गए। सीमा फिलहाल गौतम बुद्ध नगर के रबुपुरा गांव में अपने प्रेमी सचिन के साथ रह रही हैं। दोनों की पबजी पर मुलाकात हुई। इश्क ऐसा परवान चढ़ा कि वो अपने 4 बच्चों को लेकर भारत आ गई, जिसका पाकिस्तान में विरोध हो रहा है। हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। पाकिस्तान के सिंध मंदिरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सुरक्षा में 400 हिंदू पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। तो देखिए, पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की मिस्ट्री अभी सॉल्व भी नहीं हो पाई है कि सीमा पार से एक और लव स्टोरी सामने आ गई है। यूपी के मुरादाबाद का एक और शख्स बांग्लादेश की एक महिला से प्यार कर बैठा है, शादी भी कर ली और पत्नी के साथ ससुराल भी चला गया। अब वहां से उसके आने की कोई खबर नहीं है। जान से मारने की धमकियां रही, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ये है यूपी के मुरादाबाद की सुनीता, जो बांग्लादेश में फंसे अपने बेटे अजय को बचाने और भारत लाने की गुहार लगा रही हैं। पुलिस में दी गई उनकी तहरीर से सनसनी फैल गई है। तहरीर के मुताबिक अजय ने खुद फोन कर बताया कि वो बांग्लादेश पहुंच गया है और पैसे भेजने को कहता है।
उसके बाद सुनीता को व्हाट्सएप पर अजय के खून से लथपथ फोटो भेजकर फिरौती देने या फिर अजय को मारने की धमकी दी जाती है। बेटे से बात हुई? हाँ, बेटे से क्या भी बात बता हुई। रो रिया खूब और उसे बात ना करने दिए, बस इतनी बता दिए कि मुझे तो मरना है। फिर न बात ना करने दिए, उससे फोन छीन लिया गया और लेके खुद गाली पकड़ी। दरअसल व्हाट्सएप चैटिंग के दौरान अजय को बांग्लादेश की जूली से प्यार हुआ और जूली 1 साल पहले अपने 11 साल की बेटी को लेकर मुरादाबाद पहुंच गई। हिंदू धर्म अपनाकर अजय से शादी कर ली। फिर कुछ दिन बाद वीजा की अवधि बढ़ाने की बात कह बांग्लादेश लौट गयी। अजय भी उनके साथ बांग्लादेश चला गया। उसके बाद उनकी कोई खोज खबर नहीं, लेकिन 5 दिन पहले मिली धमकी के बाद अब परिजनों ने अजय को बचाने की गुहार लगानी शुरू कर दी है। अब आइए न्यूज एंड व्यूज में आगे बढ़ें। दिल्ली लगातार 8 दिनों से बाढ़ की मार को झेल रही है। दिल्ली की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और अभी भी कई कॉलोनियों में पानी जमा है। यमुना नदी का जलस्तर भी टेंशन लगातार दे रहा है। कभी इसमें बढ़ोतरी हो जाती है तो कभी कमी दिखाई दे जाती है। आज क्या अपडेट है, इसी पर देखिए रिपोर्ट। लगातार बाढ़ से जूझ रही दिल्ली को आज भी राहत की उम्मीद नहीं है। यमुना के घटते बढ़ते जलस्तर के बीच दिल्ली में बारिश ने भी चिंता बढ़ा दी है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में इस पूरे हफ्ते बारिश का पूर्वानुमान है। दिल्ली में आज यानी 18 जुलाई को हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग ने आज येलो अलर्ट जारी किया है। यमुना के जलस्तर में थोड़ी कमी की वजह से दिल्ली में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके बाद हल्की राहत दी गई थी। अब केवल सिंधु बॉर्डर से ही दिल्ली में भारी माल वाहनों की एंट्री पर रोक लगेगी। ISBT कश्मीरी गेट तक आने वाली बसों को सिंघू बॉर्डर पर रोक दिया जाएगा। हालांकि जरूरी सामान और खाने पीने के सामान वाले भारी वाहनों के लिए छूट रहेगी। बाढ़ और बरसात की वजह से दिल्ली में डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी बीमारियों के पनपने का खतरा बढ़ गया है, जिसकी वजह से दिल्ली सरकार में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इन मरीजों को डिजास्टर मैनेजमेंट वार्ड में भर्ती किया जाए, साथ ही उनकी स्थिति को मॉनिटर किया जाए। तो देखा आपने, दिल्ली डूबी हुई है, यमुना डेंजर लेवल के आसपास है। ITO, राजघाट, यमुना बाजार और मयूर विहार समेत कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। खतरा अभी बरकरार है। दिल्ली की जनता परेशान है, दर बदर भटकने को मजबूर है, तो वहीं दूसरी तरफ ब्लेम गेम की राजनीति भी अपने उफान पर। दिल्ली को बाढ़ की समस्या से अभी तक पूरी तरीके से निजात नहीं मिली। यमुना का वाटर लेवल अभी भी खतरे के निशान से ऊपर ही बह रहा है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री बेंगलुरु में हैं। विपक्षी दलों के साथ लोकसभा चुनाव की रणनीति बना रहे हैं। इसी को लेकर के बीजेपी ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के ऊना में बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर गए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के CM पर करारा प्रहार किया है। अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के नेता जिम्मेदारियों से आखिर कब तक भागेंगे? देश की राजधानी को डुबो दिया है इन लोगों ने। तो दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी ने CM केजरीवाल पर जिम्मेदारियों से भागने का आरोप लगाया। साथ ही आरोप लगाया कि दिल्ली को बाढ़ से बचाने के लिए एपेक्स कमेटी की अब तक बैठक नहीं हुई। अपेक्स बॉडी की मीटिंग सवाल उठता है ना कि आपने कब किया, लेकिन पिछले 2 साल से तो कोई मीटिंग ही नहीं हुई। सरकार पर उठे सवाल तो बचाव करने आम आदमी पार्टी खुद सामने आई और बीजेपी पर पलटवार किए। भाजपा मीटिंग्स में आते ही नहीं है। गौतम गंभीर जी को बुलाया गया था और वो जलेबी खाते हुए पाए गए थे इंदौर में। साफ है, दिल्ली में पानी का लेवल कम हो रहा है और न ही राजनीति का मीटर। तो न्यूज एंड व्यूज में बात कर लेते हैं अंडमान निकोबार की, जहां पर आज एक वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट टर्मिनल की सौगात मिलने जा रही है। PM मोदी पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे और इसके अंडमान निकोबार की कनेक्टिविटी और बेहतर हो जाएगी। आइए आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पोर्ट ब्लेयर के इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करने वाले हैं। एयरपोर्ट के टर्मिनल का आर्किटेक्चर और डिजाइन समुद्र और द्वीपों की थीम पर रखा गया है, जो एक शंख के आकार में बनाया गया है। इस नए इंटीग्रेटेड टर्मिनल को लगभग 710 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। एयरपोर्ट का ये नया टर्मिनल करीब 40,800 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें हर साल करीब 50 लाख यात्रियों के आवागमन को संभालने की क्षमता होगी। एयरपोर्ट पर 80 करोड़ रुपए की लागत से 2 नए एप्रन बनाए गए हैं, जिससे एयरपोर्ट में अब एक समय में 10 प्लेन की पार्किंग क्षमता होगी। We are already connected to Calcutta, Vijayawada, Chennai and Delhi. And in the coming days and weeks, we'll see more airlines, more connectivity, more routes. अंडमान और निकोबार के प्राचीन द्वीपों के एंट्री गेट के तौर पर पोर्ट ब्लेयर सैलानियों के लिए बेहद पॉपुलर डेस्टिनेशन है। ऐसे में ये नया टर्मिनल एयर ट्रैफिक को बढ़ावा देने के साथ साथ टूरिज्म को भी बढ़ावा देगा।